बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 11 अगस्त 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना ये है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से भी बिहार की किसी भी खबर को देख सकते हैं। केडीबी लाइव ऐप में बिहार की किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार की सड़कों पर फुल गियर और फुल एक्सीलरेटर के साथ फर्राटा भरने वालों की अब खैर नहीं है, क्योंकि अब नीतीश सरकार गाड़ियों की स्पीड लिमिट तय करने जा रही है। यानी कि बिहार सरकार जो लिमिट तय करेगी उसी लिमिट मुताबिक आपको गाड़ी चलाना होगा। अगर उससे अधिक लिमिट पर गाड़ी चलाते हैं तो आप पर जुर्माना लग जाएगा। जी हाँ, और भी बहुत सारे क्या क्या नियम बनाएंगे कानून में, ये तो हर बाद में पता चलेगा, लेकिन ये तय है कि स्पीड पर अब ब्रेक लग जाएगी। अब आप अधिक स्पीड से नहीं चला सकेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि बिहार में हर रोज सड़क हादसे में लोगों की जान जा रही है। हर एक जिला से हर दिन एक न एक व्यक्ति की जान जा रही है सड़क हादसे की वजह से, और लोगों की जान ज्यादातर ओवर स्पीड की वजह से जा रही है। अब ओवर स्पीड को कम करने के लिए नीतीश सरकार प्लान बना रही है। यानी कि नीतीश सरकार नियम बना रही है कि किस रोड पर किस गाड़ी की अधिकतम गति कितनी होगी, कितनी स्पीड होगी, ये सरकार तय करेगी। जब फिर तय लिमिट के ऊपर चलाने वाले गाड़ियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जब पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया था। अब इसके लिए एक नई कमेटी गठित कर दी गई है। जब परिवहन विभाग की ओर से एक कमेटी के गठन को लेकर के अधिसूचना जारी कर दी गई है। दोस्तों बांग्लादेश में जो अभी हालात बने हुए हैं उसको लेकर के बिहार पर भी असर दिखने लगा है। अब आप सोच रहे होंगे कि बिहार पर क्या असर पड़ेगा। हो तो रहा है बांग्लादेश में। बांग्लादेश तो इंडिया का कोई हिस्सा है नहीं, तो बिहार पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश की कई भी सामान जो कि बिहार में आते हैं, जो कि आप इस्तेमाल करते हैं, अब उस पर जो रोक लगी है, इसी को लेकर के बिहार में भी संकट उत्पन्न होने लगा है, खास करके सीमांचल में। आपको बता दूं कि बांग्लादेश संकट का प्रभाव बिहार के खासकर सीमांचल के रेडीमेड गमछा, लुंगी और सूती कपड़ा व्यवसाय पर दिखने लगा है। इसके अलावा मछली बाजार भी इससे प्रभावित हुआ है। आपको बता दूं कि भागलपुर और मुजफ्फरपुर के व्यवसायियों के मुताबिक ये स्थिति जल्द नहीं सुधरी तो दशहरा, दीपावली और छठ पर भी असर पड़ सकता है। सिल्क नगरी भागलपुर में प्लानेट्स फैशन के स्टोर प्रबंधक मनीष कुमार ने कहा कि इस संकट का भविष्य में लाभ हो सकता है, लेकिन फिलहाल परेशानी है, नुकसान है। ज्यादातर टॉप ब्रांड की कंपनियां अपने पैंट शर्ट का काम बांग्लादेश से ही कराती है। दुर्गा पूजा आने वाली है, इसे लेकर की समस्या बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि जो छोटे व्यापारी जरूरत पड़ने पर तुरंत बांग्लादेश के सामान मंगाते हैं, अब ऑर्डर करने पर 1 हफ्ते के बाद उनका सामान मिलता है। ऐसे में लोगों को और परेशानी होगी। कुछ लोगों के ऑर्डर फंस गए हैं, ऑर्डर के लिए दिए गए एडवांस भी फंस गए हैं, अभी ऑर्डर हो नहीं पा रही है, जो सामान आ नहीं पा रहा है। व्यापारियों का मानना है कि बांग्लादेश में मजदूरी सस्ता होने के कारण वहां से सस्ते दर पर रेडीमेड कपड़े तैयार करके भेजे जाते हैं। भारतीय बाजार में इसकी खूब बिक्री हो रही है। खास करके लुंगी, गंजी, गमछा ये काफी ज्यादा बांग्लादेश से बिहार आते हैं, खास करके सीमांचल में भी आते हैं। दोस्तों बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर जनसुराज की सरकार बनी तो 1 घंटे के अंदर शराबबंदी खत्म कर दी जाएगी। यानी कि शराब चालू हो जाएगा, पूरे बिहार में शराब बिकने लगेगी। अगर जनसुराज पार्टी जीत जाती है तो सरकार बन जाती है। तो ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना खुद प्रशांत किशोर का है। प्रशांत किशोर ने खुद एक इंटरव्यू में ये बयान दिया है कि अगर हमारी सरकार बनती है बिहार में 2025 के चुनाव में तो हम 1 घंटे के अंदर अंदर शराबबंदी को खत्म कर देंगे। ये शराब हर जगह चालू हो जाएगा, हर जगह घर घर शराब मिलने लगेगी। ये कहना है प्रशांत किशोर का। जब प्रशांत किशोर की इस दावे से आप कितनी सहमत रखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आप ये भी बताइए कि क्या सच में बिहार में शराबबंदी को खत्म कर देना चाहिए, या फिर प्रशांत किशोर सत्ता में आती है तो क्या प्रशांत किशोर शराबबंदी खत्म कर देंगे। आप शराबबंदी के पक्ष में हैं या फिर विपक्ष में। आपको ये भी बता दूं कि एक सवाल के जवाब में प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है कि शराबबंदी से किसी समाज, किसी राज्य, किसी देश का कभी भी मानव सभ्यता के इतिहास में किसी ने अपना विकास किया हो तो शराबबंदी के जरिए इसका कोई भी प्रमाण दुनिया में नहीं है। अलग अलग समय कालखंड में लोगों ने, सरकार ने प्रयास किया। प्रशांत किशोर ने कहा है कि शराबबंदी के जरिए प्रमाण है कि इसका फायदा नहीं नुकसान। आगे उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार और उनके चेले चपाटे बताते हैं कि गांधी जी ने ऐसा कहा है। मैं 2 साल से कह रहा हूं कि उससे पहले ये कह रहा हूं कि गांधी जी ने अगर कहीं कहा है कि कानून बना करके सरकार को शराबबंदी लागू करना चाहिए, ये वाक्य मुझे दिखाइए या फिर उनके शब्द सुनिए या फिर उनके शब्द सुनाइए। मैं नीतीश कुमार का चरण छू करके माफी मांगने को तैयार हूँ। प्रशांत किशोर ने इंटरव्यू में कहा कि ये तो ऐसा हुआ कि गांधी जी ने कहा कि सहकारी होने के फायदे
है, बहुत बड़े फायदे हैं और सरकार कल नियम बना दे कि जो मांसाहारी है उसको जेल में डाल दिया जाए। सवाल उठाते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में शराबबंदी लागू कहाँ है? फायदा तो तब होगा जब लागू होगा। शराब की दुकानें बंद हो गई है, होम डिलीवरी चालू हो गई है। इस पूरे निर्णय का असर क्या हुआ? जहाँ हर साल बिहार जैसे गरीब राज्य का 20,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है भ्रष्ट पुलिस वालों के पास, ये पैसा जा रहा है खास अफसरों के पास, माफियाओं के पास। ये कहना है प्रशांत किशोर का। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर के देश में सियासी माहौल गर्म है। लगभग सभी विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध किया है। जब कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राजद, डीएमके समेत सभी विपक्षी दल इस बिल लेकर के केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। इस बीच एनडीए के अंदर भी वक्फ बिल को लेकर के तकरार देखने को मिल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वे कभी भी मुस्लिमों का अहित नहीं होने देंगे। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुस्लिम नेताओं से मुलाकात की, इस दौरान नीतीश कुमार ने बहुत ध्यान से मुस्लिम नेताओं की चिंताओं को सुना। इसके बाद उन्होंने कहा कि वे किसी भी कीमत पर मुस्लिम नेताओं को अहित होने नहीं देंगे। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर के मुस्लिम नेताओं के साथ मीटिंग करने के बाद नीतीश कुमार ने कहा है कि मुस्लिमों की परेशानी मेरी परेशानी है। मुझे अभी इस बिल के बारे में नहीं पता है, मैं अभी बिल को देखूंगा। जब दिल्ली से मेरी पार्टी के नेता जब वापस आएंगे तो उनसे मुलाकात करूंगा, इसके बाद मैं इसे लेकर के कोई भी फैसला लूंगा। नीतीश कुमार ने आखिरी में कहा कि वे मुस्लिमों का अहित होने नहीं देंगे, यानी कि मुस्लिमों की हकमारी होने नहीं देंगे। आपको बता दूं कि उनके इस बयान के बाद बीजेपी नेताओं के माथे पर शिकन की लकीर चढ़ गई है। आपका इसके बारे में क्या? नीतीश कुमार मुस्लिमों की अनदेखी करेंगे या फिर नीतीश कुमार मुस्लिमों को देख करके वक्फ बोर्ड बिल का विरोध करेंगे? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिहार के बड़े बड़े सरकारी हॉस्पिटल में दवाओं की भारी कमी है? जब बिहार के बड़े बड़े अस्पतालों में 40% अस्पतालों में दवा की भारी किल्लत है, जब मरीजों को दवा नहीं मिल पा रही है। आपको बता दो कि राज्य भर के यानी कि पूरे बिहार के जिला अस्पतालों में 40% तक दवाओं की कमी है। इस कारण अस्पतालों में भर्ती मरीजों को बाहर से महंगी दवा खरीदना पड़ रहा है। खास करके गंभीर रोगों के इलाज के लिए दवा नहीं है। जिला अस्पताल में 456 प्रकार की दवाएं उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन अभी कहीं 361 दवाएं तो कहीं 261 प्रकार की ही दवा उपलब्ध है, यानी कि 40% बीमारियों की दवा नहीं मिल पा रही है। 40% दवाएं बिहार के अस्पतालों में नहीं मिल पा रही है। यह स्थिति तब है जब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जून में सभी सिविल सर्जन को निर्देश दिया था कि अस्पतालों में न्यूनतम 300 दवाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहे, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण अस्पतालों में दवाओं की कमी है। जब पटना के अस्पतालों में भी 456 दवाओं में 273 प्रकार की दवाएं ही उपलब्ध है। इसी तरह मुजफ्फरपुर में 297, भागलपुर में 319 और फिर गया में 290 प्रकार की दवाएं उपलब्ध है। दोस्तों, केंद्र सरकार अब बिहार को एक बार फिर से बड़ा तोहफा देने जा रही है। बिहार में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए जिलों में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की स्थापना की जाएगी। आपको बता दूं कि बिहार सरकार के उद्योग एवं पर्यटन विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि गया, भागलपुर और फिर पटना में केंद्र सरकार के सहयोग से टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर के केंद्र से कई योजनाओं की मांग की थी। इसमें भागलपुर में रेशम उद्योग के विकास के लिए परियोजना, वहीं पर गया और भागलपुर में स्मॉल क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत परियोजना, राज्य हथकरघा एक्सपो पटना और फिर राज्य हथकरघा एक्सपो गया के लिए मांगी गई थी। दोस्तों, भागलपुर में पहला और बिहार में गंगा पर 5वां रेल पुल बनेगा। जब भागलपुर के कहलगांव में गंगा पर प्रस्तावित विक्रमशिला कटरिया रेल पुल प्रोजेक्ट को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। जब 2549 करोड़ की लागत से ये पुल तैयार होगा। 26 किलोमीटर की इस नई रेल लाइन का एक छोर कहलगांव के विक्रमशिला से तो दूसरा छोर नवगछिया के कटारिया स्टेशन से जुड़ेगा। इस पुल के बन जाने के बाद उत्तरी और फिर दक्षिणी बिहार के बीच रेल यातायात और मजबूत हो जाएगी। वहीं पर धार्मिक नजरिए से देखा जाए तो फिर दो प्रमुख धार्मिक स्थल तक पहुंचने में लोगों को काफी सहूलियत होगी। कोसी सीमांचल के लोग भी आसानी से देवघर में बाबा बैद्यनाथ और फिर कहलगांव घाट, गंगा घाट पर बाबा बटेश्वर स्थान पहुंच सकेंगे। वहीं पर बिहार के सीमांचल के जिले किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार तक के लोगों का इस रेल लाइन के चालू होने से सफर आसान होगा। बिहार में जनसुराज पार्टी बनाकर के 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले प्रशांत किशोर ने कहा कि उनका मुकाबला सिर्फ एनडीए से है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर पिछली बार चिराग पासवान फैक्टर नहीं होता तो तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी की स्थिति बहुत बुरी होती। उन्होंने दावा किया है कि बिहार में अब आरजेडी को कोई भी फैक्टर नहीं रह गया है। जहां अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के एनडीए और फिर जनसुराज के बीच लड़ा जाएगा। चुनावी रणनीतिकार रहे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू
इंटरव्यू में कहा कि एनडीए का एक टायर नीतीश कुमार है, उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू पहले से ही पंक्चर है। जब उसमें इस स्टेपनी जैसी 2-4 स्टेपनी जैसे छोटे दल साथ लगे हैं, ऐसे में भाजपा कितना ही खींच लेगी, ये सोचने का विषय है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी को बिना मतलब के बड़ा समझा जा रहा है। जब पिछली बार आरजेडी ने अपने दम पर कब चुनाव जीता था, 1995 के बाद से वह पार्टी कांग्रेस की स्टेपनी पर चल रही है और बीच में जेडीयू के सहारे सत्ता में आई थी। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर के राजद सांसदों ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। जहां पाटलिपुत्र से सांसद मीसा भारती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही थी, आज उनको ही वह याद नहीं। जो बिहार को मदद भी दी गई है वह बहुत छोटा मदद है। तत्काल तो वह मदद नहीं मिली है, पता नहीं 10 साल में मिलेगा या फिर 5 साल में मिलेगा या फिर कब पूरा होगा। तो फिर कहीं ना कहीं ये बिहार की जनता को धोखा दिया गया। जी हाँ, लालू की बेटी सांसद मीसा भारती ने आगे कहा कि अभी बिहार में डबल इंजन की सरकार है। एक समय नीतीश कुमार भी मांग कर रहे थे और सिर्फ नीतीश कुमार ही मांग नहीं कर रहे थे, बल्कि प्रधानमंत्री ने भी बिहार जाकर के कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा और फिर पैकेज दिया जाएगा। मीसा भारती ने कहा है कि उनका कहना है कि बिहार विशेष राज्य के दर्जे वाले पैरामीटर पर फिट नहीं बैठता है। अगर ऐसा है तो फिर प्रधानमंत्री को बिहार जाकर के ये बात नहीं करनी चाहिए थी। पीएम मोदी बिहार की जनता से माफी मांगे कि मैंने झूठ बोला था, उन्होंने वोट के लिए ये बात कही थी। क्या प्रधानमंत्री जी इस बात के लिए तैयार हैं? भारत छोड़ो आंदोलन के 82वें वर्षगांठ पर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में तिरंगा यात्रा निकाली गई। जहां विधानसभा गेट के सामने शहीद स्मारक तक पहुंच करके अमर शहीदों की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किया। जहां तिरंगा यात्रा में कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, विधायक प्रतिमा दास, प्रवक्ता ज्ञान चंद्र सहित कई नेता सड़क पर नजर आए। जहां कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में इसमें हिस्सा लिया। जहां कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष संजय यादव खुद मौजूद रहे। डॉक्टर शकील अहमद खान ने कहा है कि जब तक ये देश रहेगा, अगस्त क्रांतिकारियों को देशवासियों और फिर कांग्रेस के द्वारा याद किया जाता रहेगा। कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बनती है। आजादी में हमारे पुरखों का योगदान 9 अगस्त को कैद कर दिए गए थे। दोस्तों, बिहार में तेज आंधी, बारिश या फिर अन्य आफत की स्थिति में बिजली चला जाना आम बात है। बिजली विभाग भी इन आपदाओं की आड़ अपनी नाकामी छुपा लेते हैं, लेकिन नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा एक ऐसी तकनीक विकसित किया जा रहा है जिसमें आंधी, बारिश और वज्रपात से बिजली डिस्टर्ब नहीं होगा। यानी कि एक ऐसी तकनीक विकसित कर रहा है जिसको लेकर के कितनों भी आंधी आए, कितनों बारिश हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितनों बिजली चमके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिजली कंटिन्यू मिलता रहेगा। इसके साथ ही बिजली के नुकसान को कम किया जा सकेगा। इसके लिए स्पाइक अर्थिंग का प्रयोग किया जाएगा। आपको बता दें कि नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने इसे मुजफ्फरपुर समेत अन्य जिलों के लिए हरी झंडी दे दी है। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे अपनाया जा रहा है। दोस्तों, खबर अररिया से सामने आई है। अररिया के पलासी में बिना सड़क और फिर अप्रोच पथ के ही ग्रामीण कार्य विभाग ने आरसीसी पुल का निर्माण कर दिया है। आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही रानीगंज से भी एक अनोखे पुल की तस्वीर सामने आई थी, जहां पर खेत के बीचों बीच पुल का निर्माण किया गया था। जहां ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ था और अररिया सहित बिहार की किरकिरी हुई थी। वहीं पर ताजा मामला सामने आया है। ताजा मामला अररिया का ही है। अररिया के पलासी प्रखंड के बरकुंबा पंचायत वार्ड नंबर 4 का यह मामला है, जहाँ पर मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत आरसीसी पुल समेत करीब 3 करोड़ रुपए की राशि से 1.7 किलोमीटर की सड़क निर्माण करवाया जाना था, लेकिन बिना अप्रोच पथ और बिना सड़क के ही पुल का निर्माण कर दिया गया है, जो कि लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इस योजना का कार्य प्रारंभ की तिथि 9/7/2021 था और फिर कार्य पूर्ण करने की तिथि 8/7/2022 था, लेकिन अब तक इस पुल के दोनों साइड ना तो सड़क बन सकी है और न ही अप्रोच पथ। इस पुल निर्माण की कार्यकारी एजेंसी खुद ग्रामीण कार्य विभाग है। दोस्तों, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर सियासत जारी है। जहां नए बिल पर एनडीए के सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के पक्ष में दिख रही है। जहां नए बिल ऐसे प्रावधानों के बदले की बात कह रही है जिस पर अल्पसंख्यक लोगों को आपत्ति है। जहां जेपीसी में बिल जाने का स्वागत की जा रही है। जहां केंद्र सरकार के इस काम को सराहनीय बताई जा रही है। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस मामले में कहा कि वक्फ बोर्ड संशोधन परवर्ड समिति में इसे भेज करके उचित और फिर सराहनीय कदम है। विधेयक लाने की चर्चा के बाद मुसलमानों में चिंता थी और भ्रम की स्थिति थी। जब बिल को संयुक्त परवर्ड समिति में भेजना सरकार का अच्छा कदम है। आगे कहा है कि अब इस विधेयक की गहराई से रिसर्च और फिर संसदीय समीक्षा होगी। जब उम्मीद यह है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अब परवर्ड समिति में अपनी राय देंगे। जब जेडीयू और फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम मानते रहे हैं कि अल्पसंख्यक मामले में संवेदनशीलता से निर्णय लिया जाए।
बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है आज, जहां साथ ही साथ लोगों को सावधान रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। खबर के अनुसार मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बिहार के पटना, गया, औरंगाबाद, नवादा, नालंदा, बांका और जमुई में भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं पर इन जिलों के अलावा अन्य जिलों में भी गरज चमक के साथ हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। यह किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दूं कि अगले 24 घंटे में उत्तर पश्चिमी और फिर दक्षिण मध्य बिहार में मूसलाधार बारिश और फिर वज्रपात की आशंका है। जहां मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की भी अपील की है, क्योंकि 1-2 स्थान पर आसमानी बिजली भी गिर सकती है। जिन जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है उनमें पटना, गया, औरंगाबाद, नवादा, बांका और जमुई जिला शामिल है। इन जिलों में गरज के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं पर बक्सर, भोजपुर, रोहतास, नवादा, जहानाबाद, कैमूर, भागलपुर, शेखपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर और कटिहार में वर्षा को लेकर के येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बांग्लादेश में डर के साए में जी रहे हिंदू पलायन करने को मजबूर हैं, जिसने भारत की चिंता बढ़ा दी है। जब पिछले 2 दिनों से भारत की सीमा पर सैकड़ों बांग्लादेशी पहुंच रहे हैं, वे उम्मीद की नजर से भारत की ओर देख रहे हैं, जब वे भारत में पनाह पाने की आस में हैं। लेकिन बीएसएफ की सतर्कता की वजह से उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी नीति सरकार ने बांग्लादेश में मौजूद स्थिति को देखते हुए भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित की निगरानी के लिए एक हाई लेवल समिति का गठन किया है। यह समिति बांग्लादेश में अपने समक्ष अधिकारियों के साथ संपर्क करेगी। ऐसा इसलिए ताकि वे वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और फिर अन्य अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके। दोस्तों, बिहार में विकास की अब नई रफ्तार मिलेगी। जहां आम बजट में बिहार को सड़क प्रोजेक्ट के लिए 26,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी। इसके अलावा 21,000 करोड़ के पावर प्लांट का भी ऐलान किया था। और अब केंद्र सरकार ने विशेष सहायता के तहत बिहार की 5,532 करोड़ की योजनाओं की मंजूरी दी है। यह इस राशि को बिहार में बिजली, सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र में खर्च किया जाएगा। यह सबसे अधिक राशि खर्च ग्रामीण और फिर शहरी सड़क निर्माण मद में 1,500 करोड़ रुपए दिया गया है। यह स्वीकृत राशि में से बिहार को फिलहाल 3651 करोड़ रुपए जारी किया गया है। जब वित्त विभाग के अनुसार केंद्र सरकार ने विशेष सहायता के तहत 5,532 करोड़ में से सड़क निर्माण के लिए 1,500 करोड़ मंजूर किए हैं, जबकि शिक्षा विभाग को 500 करोड़, ऊर्जा विभाग को 700 करोड़, जल संसाधन विभाग को 332 करोड़, स्वास्थ्य विभाग को 700 करोड़, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को 300 करोड़ और फिर ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 1500 करोड़ मंजूर किया है। यह इन योजनाओं की मंजूरी की गई राशि किस्तों में जारी की जाएगी। पहली किस्त के रूप में बिहार को 3651 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके तहत सड़क निर्माण मद में 990 करोड़, ग्रामीण सड़क के लिए 990 करोड़, ऊर्जा के लिए 462 करोड़, स्वास्थ्य के लिए 462 करोड़, शिक्षा विभाग के लिए 330 करोड़, जल संसाधन विभाग के लिए 219 करोड़, लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण के लिए 198 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। अपना रोमांस और प्रभुदेवा का डांस। दरअसल बात यह है कि बॉयफ्रेंड के साथ रील बनाते हुए एक लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल पूरा मामला बिहार के मुजफ्फरपुर का है। मुजफ्फरपुर जिला से निकल करके सामने आ रहा है, जहां पर हाईवे पर बॉयफ्रेंड के साथ बाइक पर खतरनाक स्टंट करते हुए कानूनी नियमों को तार तार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं। दरअसल मुजफ्फरपुर में लड़की का वीडियो रील्स सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जब लड़की ने रील्स बना करके अपने सोशल अकाउंट पर पोस्ट किया। जब वीडियो के बैकग्राउंड में गाना चल रहा है, लड़की का बॉयफ्रेंड बाइक चला रहा है और वह खुद पीछे चलती बाइक पर खड़ी होकर के डांस करते दिख रही है। दूसरी वीडियो में लड़की हाथ छोड़ करके बाइक चलाते हुए दिख रहे हैं और बैकग्राउंड में गाना चल रहा है। आपको बता दूं कि लड़की का ये पहला कारनामा नहीं है। इससे पहले लड़की सिटी पार्क में पिस्तल के साथ भोजपुरी गाने पर पिस्तल के साथ रील्स वायरल हुआ था। तब लड़की और उसके पुरुष मित्र को पुलिस ने हिरासत में लिया था। यह जांच में पता चला था कि रील्स में दिख रहा पिस्तल खिलौना था। हालांकि इस वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने उससे माफी वाला वीडियो बनवाया था, जिसमें लड़की और फिर उसके दोस्त ये कह रहे थे कि आगे इस तरह की कानून तोड़ता हुआ कोई भी रील्स या फिर वीडियो नहीं बनाएंगे। इसके बाद अब वापस से ये वीडियो फिर से वायरल हुआ है। अब खबर सामने आई है कि सड़क सुरक्षा कानून के उल्लंघन के मामले में ट्रैफिक पुलिस करीब 50,000 का जुर्माना लगाया है। साथ ही साथ मामले पर पुलिस पदाधिकारी का कहना है कि जरूरत पड़ी तो फिर दोनों को हिरासत में लेकर के पूछताछ भी की जाएगी। जब वीडियो वायरल होने के बाद मुजफ्फरपुर सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया है कि लड़की और उसके बॉयफ्रेंड का अलग अलग धाराओं में चालान काटा जाएगा। जब परिवहन एक्ट के तहत चालान की राशि 50,000 तक हो सकती है। एक तो गलत तरीके से बगैर नंबर प्लेट के बाइक चलाना, खतरनाक ड्राइविंग, बगैर हेलमेट के गाड़ी चलाना और फिर नियम तोड़ने के इस कृत्य को प्रचारित करने के लिए वीडियो वायरल करने को लेकर के चालान कटेगा।
चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अब सियासत के मैदान में उतर रहे हैं। इसे लेकर के राजद नेता और फिर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा तंज कसा है। उन्होंने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए प्रशांत किशोर के राजनीतिक दल बनाने पर तेजस्वी यादव ने उनका स्वागत किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि ऐसे कई राजनीतिक दल बनते ही रहते हैं जब बिहार में इतने रजिस्टर्ड राजनीतिक दल हैं जिनकी संख्या भी लोगों के शरण में नहीं रहती है, लोगों के स्मरण में नहीं रहती है, यानी कि लोगों के जहन में नहीं रहती है। ऐसे में प्रशांत किशोर की राजनीति में उतरने से कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, जहाँ उनके दल बनाने से कोई भी दिक्कत नहीं है। दरअसल तेजस्वी यादव इसी महीने बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं। उन्होंने अपनी यात्रा के पहले कहा कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को जनता की समस्या को समझ करके उनके मुद्दों को उठाना चाहिए। जनता से जुड़े मुद्दों को जानने के लिए राजनेताओं को जनता के बीच जाना होता है, इसलिए राजनेताओं को यात्रा करना बेहद जरूरी है। उन्होंने यात्रा के दौरान पर बोलते हुए कहा कि जनता की बातों को मजबूती के साथ सरकार के समक्ष हम लोग उठाते हैं। ये तब होता है जब जनता की परेशानियों से आप परिचित होंगे। इसलिए उन्होंने बिहार यात्रा का कार्यक्रम बनाया। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि सावन महीने की समाप्ति के बाद यात्रा की तारीख और फिर रूट तय किए जाएंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम अपने यूजर्स के लिए एक बड़ा अपडेट लेकर आया है। इस अपडेट के बाद अब यूजर्स अपने प्रोफाइल में एक साथ 20 फोटो वीडियो शेयर कर पाएंगे। आपको बता दूं कि इससे पहले यूजर्स सिर्फ 10 फोटोज और वीडियो ही शेयर कर पाते थे। नए अपडेट के बाद अगर आप कोई भी कैरोसेल पोस्ट शेयर करते हैं तो फिर अधिकतम 20 फोटो या फिर वीडियो इसका हिस्सा बन सकते हैं। इंस्टाग्राम पर अगर आप एक से ज्यादा फोटो या फिर वीडियो एक ही पोस्ट में शेयर करना चाहते हैं तो आप कैरोसेल विकल्प इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे पोस्ट के नीचे डॉट दिखते हैं और राइट स्वाइप करते हुए एक के बाद एक कई फोटो या फिर वीडियो देखे जा सकते हैं। इस तरह किसी एक टॉपिक या फिर सब्जेक्ट के कई फोटो एक साथ शेयर करने का विकल्प मिल जाता है। दोस्तों, बिहार अपने अजब गजब कारनामों की वजह से ही जाना जाता है, अजब गजब घटनाओं की वजह से। जब कभी यहाँ पर ट्रेन की इंजन गायब हो जाती है तो कभी भैंस के चोरी होने पर पूरे थाने ही ड्यूटी पर लगा दी जाती है। अब एक बार फिर से कुछ ऐसा ही चौंकाने वाली घटना सामने आई है जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। दरअसल हाल ही में बिहार में सरकारी जमीन के गायब होने का मामला सामने आया है, जहाँ कई विभागों की सैकड़ों एकड़ जमीन का कोई भी अता पता नहीं है। जब विभागों ने जमीन की खोजबीन शुरू की तो लापता जमीन भी मिलने लगी। हाल ही में पर्यटन विभाग 100 एकड़ से ज्यादा जमीन मिली है, 100 एकड़, जो कि राज्य के अलग अलग शहरों में फैली हुई है। यह पर्यटन विभाग अब तक सबसे ज्यादा जमीन नालंदा के सूरजपुर में मिली है, जहां पर 49 एकड़ जमीन का पता चला है। इसके अलावा वैशाली में 12 एकड़, पश्चिमी चंपारण में 5 एकड़, सहरसा में 22 एकड़, भागलपुर में 9 एकड़ और मुंगेर में 13 एकड़ जमीन मिली है। इस तरह कुल मिलाकर के 113 एकड़ जमीन का पता चला है जो पहले गायब थी। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जिस पदार्थ को देख रहे हैं, ये पदार्थ 1 ग्राम, इस पदार्थ की कीमत 17 करोड़ रुपए है। 1 ग्राम पदार्थ की कीमत 17 करोड़ रुपए है और बिहार में करीब करीब 50 ग्राम ये पदार्थ जब्त किया है पुलिस, जिसकी कीमत 800 करोड़ से भी ज्यादा है। 50 ग्राम पदार्थ की कीमत 800 करोड़ रुपए से ज्यादा है। जी हाँ, आपको बता दें इस पदार्थ का नाम है कैलिफोर्नियम। जहाँ ये मामला बिहार के गोपालगंज जिला से सामने आई है। बिहार की गोपालगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस 50 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ कैलिफोर्नियम को जब्त किया है। इस पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 850 करोड़ रुपए बताई जा रही है इसकी कीमत। कैलिफोर्नियम का उपयोग मुख्य रूप से परमाणु हथियार और अन्य खतरनाक उपकरणों के निर्माण में किया जाता है। दरअसल गोपालगंज पुलिस ने रेडियो एक्टिव पदार्थ कैलिफोर्नियम जब्त किया है। जब्त की गई रेडियो एक्टिव पदार्थ का वजन करीब 50 ग्राम है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 850 करोड़ रुपए आंकी गई है। यह कार्रवाई STF SOG 7 DIU और फिर कुचायकोट पुलिस ने वाहन जांच के दौरान की है। इस मामले में पुलिस ने 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। जहां गोपालगंज SP स्वर्ण प्रसाद ने बताया है कि कुचायकोट की बलथरी चेक पोस्ट के पास वाहन जांच की जा रही थी। इसी दौरान STF DIU और फिर कुचायकोट 50 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ कैलिफोर्नियम को जब्त किया है। इसकी 1 ग्राम की कीमत 17 करोड़ रुपए के आसपास है। SP ने कहा है कि इस मामले में 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मुख्य तस्कर छोटेलाल प्रसाद UP के कुशीनगर का रहने वाला है, जबकि 2 तस्कर चंदन गुप्ता मोहम्मदपुर के कुशहर गोपालगंज और चंदन रामनगर थाना क्षेत्र के कौशल चौक गोपालगंज का ही रहने वाला है। ये दोनों युवक लाइनर का काम कर रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस घटना के पीछे 2 लाइनर गोपालगंज का है, जो कई महीनों से इस पदार्थ को बेचने की कोशिश में था। अब पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई की है।
कटिहार में प्रेम प्रसंग का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर पति के काम पर जाने के बाद पत्नी दूसरे युवक के साथ बंद कमरे में रंग रलियां मनाते हुए पकड़ी गई, जब खुद पति ने ही एन वक्त पर धावा बोल दिया और दोनों को आपत्तिजनक हालात में पकड़ करके पुलिस को सौंप दिया। इस दौरान घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। मामला नगर थाना क्षेत्र की ज्योतिपुर वार्ड नंबर 45 के नहर के समीप की है। दरअसल बताया जा रहा है कि यहाँ के रहने वाले मोहम्मद इम्तियाज की पत्नी का दूसरे मर्द के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, यानी कि गैर रिश्ता चल रहा था। जब पति के काम पर जाने के बाद महिला अपने बॉयफ्रेंड को कमरे में बुलाती थी और दोनों रंग रलियां मनाती थी। दोनों लंबे समय से चल रहे प्रेम प्रसंग की भनक इम्तियाज को लग गई और वह पत्नी को रंगे हाथ पकड़ने की फिराक में था। शुक्रवार को जैसे ही इम्तियाज दुकान पर गया तो पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड को घर बुला लिया। दोनों कमरे में मौजूद थे। तभी पड़ोस के रहने वाले किसी शख्स ने इम्तियाज को जानकारी दी कि उसकी पत्नी कमरे में गैर मर्द के साथ मौजूद है। फिर क्या था, इम्तियाज दुकान से अचानक घर पहुंचा और फिर दोनों को रंगे हाथ धर दबोचा। काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों प्रेमी युगल को अपने साथ थाने ले आई है। इम्तियाज ने बताया है कि उसे अपनी पत्नी पर पहले से ही शक था, लेकिन वह काफी शातिर थी और प्रेमी से बात करने के बाद कॉल डिटेल को मिटा देती थी, लेकिन वह उसे रंगे हाथ पकड़ने के फिराक में था और आखिरकार आज रंगे हाथ पकड़ में आ गई और हकीकत सबके सामने आ गई। दोस्तों, संसद का मानसून सत्र चल रहा है और इस मानसून सत्र काफी हंगामेदार चल रहा है। कल राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और सांसद जया बच्चन के बीच तीखी बहस हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि अब जया बच्चन ने कहा कि सभापति उनसे माफी मांगे। यह विपक्ष अब सभापति धनखड़ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। दरअसल शुक्रवार को समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के बोलने के टोन पर सवाल उठाए, जिसके बाद सभापति भड़क गए और उन्होंने जया बच्चन को मर्यादा का पाठ पढ़ा दिया। जब दोनों के बीच सदन में तीखी नोकझोंक हुई। इसके बाद राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने सभापति धनखड़ को अपने बयानों के लिए माफी मांगने के लिए कहा। इसके बाद विपक्ष के सांसदों ने दादागिरी नहीं चलेगी की नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर गए। जहां राज्यसभा में विपक्ष के आचरण को मर्यादा के खिलाफ बताते हुए निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। भारी हंगामे के बाद राज्यसभा में कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब विपक्ष सभापति धनखड़ के खिलाफ अनुच्छेद 67 के तहत महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि अनुच्छेद 67 बी के मुताबिक उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा पारित और फिर लोकसभा की तरफ से सहमत एक प्रस्ताव द्वारा सभापति को हटाया जा सकता है। इसके लिए 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। केंद्र सरकार ने बीते 8 अगस्त को लोकसभा में भारी हंगामे के बीच वक्फ एक्ट 1995 में संशोधन के लिए बिल पेश किया। केंद्र सरकार की तरफ से संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने इस बिल को संसद में पेश किया। इस बिल के पेश होने के बाद विपक्ष ने इसको लेकर के आपत्ति जताई। विपक्ष की आपत्ति के बाद इसके लिए कमेटी गठित करने का फैसला कर लिया। वक्फ अधिनियम संशोधन विधेयक के लिए अब जेपीसी का गठन कर दिया गया है। इस संयुक्त संसदीय कमेटी में दोनों ही सदनों के सांसदों को सदस्य बनाया गया है। कमेटी में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल होंगे। कमेटी के लिए राज्यसभा के 10 सदस्यों के नामों की जल्द ही घोषणा की जाएगी, जबकि लोकसभा के 21 सदस्यों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। इस कमेटी में लोकसभा के 21 सदस्यों में जगदम्बिका पाल, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, अपराजित सारंगी, संजय जायसवाल, दिलीप सेकिया, अभिजीत गंगोपाध्याय, डीके अरुण गोगोई, इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद, मौलाना मुजीबुल्लाह, कल्याण बनर्जी, ए राजा, असदुद्दीन ओवैसी शामिल है। आपको बता दें कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल 2024 संसद में पेश किया था, जहां कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई थी। दोस्तों, सीमावर्ती राज्यों के साथ साथ बिहार में भी मानसून ने जोर पकड़ लिया है। लगातार हो रही बारिश ने बिहार की लगभग सभी नदियां उफान पर है। इसी बीच पटना के गंगा के बढ़ते जलस्तर ने सरकार की टेंशन को बढ़ा दिया है। संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हालात का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। दरअसल बिहार और फिर पड़ोसी राज्यों में हो रही भारी बारिश के कारण बिहार की नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। करीब करीब सभी नदियों के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। जब गंगा नदी भी उफान पर आ गया है। गंगा से सटे निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। संभावित बाढ़ के खतरे से गंगा के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को बाढ़ का खौफ सता रहा है। वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस दौरान जेपी गंगा पथ के कंगन घाट, काली घाट, गांधी घाट एवं कृष्ण घाट पर रुक करके गंगा नदी के आसपास के इलाकों की स्थिति को देखा और अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली।
दोस्तों, दिल्ली शराब नीति केस में पिछले 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया आखिरकार जेल से रिहा हो गए। जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार और फिर मनी लॉन्ड्रिंग केस में शुक्रवार को उसको जमानत दे दी। जमानत मिलने के बाद सिसोदिया जेल से रिहा हो गए हैं। यह दरअसल दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और फिर उसके क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। शराब नीति पर सवाल उठने के बाद उसे रद्द कर दिया गया था, जब मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा था। यह सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को अरेस्ट कर लिया था। इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग केस में 9 मार्च को ईडी ने भी सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। जब सीबीआई द्वारा गिरफ्तार करने के बाद मनीष सिसोदिया ने 28 मार्च को दिल्ली सरकार से अपना इस्तीफा दे दिया था। सिसोदिया पिछले 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे और उन्हें आज जमानत मिल गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर के गृह मंत्रालय एक्शन में आ गए हैं। आपको बता दूं कि बांग्लादेश में मौजूदा हालात को लेकर के भारत सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। बांग्लादेश से सटे देश की सभी सीमा पर एसएसबी और फिर बीएसएफ को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इस बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सीमा पर नजर रखने के लिए सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी दी है। दरअसल बांग्लादेश में हिंसा की घटनाओं ने भारत सरकार को टेंशन में डाल दिया है। सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर एक कमेटी का गठन किया गया है, जो हालात पर नजर बनाए रखेगी और फिर सरकार को पल पल की अपडेट देगी। यह कमेटी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के हालात का जायजा लेगी। सीमा सुरक्षा बल की पूर्वी कमान के एडीजी को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बांग्लादेश सरकार के साथ बातचीत करके वहाँ के अल्पसंख्यकों को सुरक्षा और फिर उनकी संपत्ति के संरक्षण को सुनिश्चित कराएगी। गृह मंत्री वहाँ की अंतरिम सरकार से इस मुद्दे पर 1-to-1 बातचीत करेगी। ये कमेटी भारत बांग्लादेश के सीमा पर हालात पर पैनी नजर रखेगी। अमित शाह ने एक्स पर लिखा है कि बांग्लादेश में जारी हालात को देखते हुए मोदी सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर मौजूद स्थिति पर नजर रखने के लिए एक समिति का गठन कर लिया है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर के किशनगंज के रहने वाले डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने इसका समर्थन किया है। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि ये समय की जरूरत थी और लाखों लोगों के सुझाव लेने के बाद वक्फ बोर्ड संशोधन प्रस्ताव लाया गया है, क्योंकि इसमें पारदर्शिता की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि अभी तक कुछ लोगों का ही कब्जा वक्फ बोर्ड पर था, आम लोगों की कोई सहभागिता नहीं थी। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के बारे में और क्या बातें कही है, इसके समर्थन में क्या बातें कही है, हम आपको भी बताएंगे। दरअसल किशनगंज बीजेपी कार्यालय में एक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल भी पहुंचे थे, जो कि बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं। वहीं पर इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बांग्लादेश में जारी हिंसा को लेकर के चिंता जाहिर की और कहा कि इंसानियत और मानवता को जिंदा रखना बहुत आवश्यक है। आगे राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को ना तो देश की चिंता है और न ही विदेश की, वो सिर्फ अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए अनर्गल बयानबाजी करते हैं। जहां वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर के डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि लाखों लोगों से सुझाव लेने के बाद वक्फ बोर्ड संशोधन प्रस्ताव लाया गया है, क्योंकि इसमें पारदर्शिता लाने की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि अभी तक कुछ लोगों का ही इस वक्फ बोर्ड पर कब्जा था, आम लोगों की कोई भी इसमें सहभागिता नहीं थी। जब वहीं पर जिला कार्य समिति की बैठक को लेकर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि अलग अलग जिलों में संगठन को मजबूत करने का कार्य मैंने शुरू किया है और उसी क्रम में आज किशनगंज में वृहद कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि संगठन के माध्यम से कार्यों को धरातल पर कैसे उतारा जाए, उसको लेकर के चर्चा की गई है। यह बैठक में मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष सुशांत गौप और फिर कई सारे अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज से सटे इस्लामपुर बांग्लादेश बॉर्डर हो या कुछ बिहार के शीतलकुची बांग्लादेश बॉर्डर, सभी जगह बांग्लादेशी लोग भारत में प्रवेश करने की जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन बॉर्डर सुरक्षा दल मुस्तैदी के साथ खड़ा है और इन सभी बांग्लादेशियों को वापस बांग्लादेश भेज रहे हैं। बांग्लादेशियों के भारत में घुसपैठ की आशंका को देखते हुए बिहार पुलिस अलर्ट हो गई है। खास करके किशनगंज बंगाल बॉर्डर इलाके में हलचल मची हुई है। जवान तैनात हो गए हैं और किसी को भी भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है। दरअसल बिहार के किशनगंज जिले में बीएसएफ हेडक्वार्टर में हलचल बढ़ गई है। बीएसएफ के अधिकारियों और फिर जवानों की गतिविधियां बढ़ गई है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद बिहार के किशनगंज जिले समेत बंगाल के जिलों में बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किशनगंज जिले में बीएसएफ हेडक्वार्टर के तहत आने वाले सभी बॉर्डर पोस्ट को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि किशनगंज जिले से बांग्लादेश बॉर्डर की दूरी मात्र 17 किलोमीटर है। देवीगंज, लोधन, चौपरा से फुलवारी तक बॉर्डर में फेंसिंग किया हुआ है, जिसके पहले भी बीएसएफ जवान गश्ती करते थे, लेकिन अभी दिल्ली से
खास एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दूं कि अभी भारत बांग्लादेश सीमा पर इस समय अजब हालात देखने को मिल रहे हैं। हजारों बांग्लादेशी हिंदू अपनी जान बचाने के लिए भारतीय सीमाओं पर पहुंच रहे हैं। ये सभी इस आस में आ रहे हैं कि उन्हें भारत में पनाह मिल जाएगी, लेकिन इन बांग्लादेशी हिंदुओं की राह इतनी आसान नहीं है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार जिले के शीतलकुची में बाढ़ युक्त सीमावर्ती क्षेत्र में कल उस समय तनाव पैदा हो गया जब लगभग 1000 घबराए हुए बांग्लादेशी नागरिक भारत में घुसने और फिर शरण लेने की कोशिश में बाढ़ के दूसरी ओर एकत्रित हो गए। ये लोग घंटों तक पानी में खड़े रहे। हालांकि सीमा पर कड़ी निगरानी रखने वाले सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ ने इस प्रयास को विफल कर दिया। सीमा सुरक्षा बल ने पुष्टि की है कि बाद में बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के जवानों ने बांग्लादेशियों को वहां से हटा दिया है। जब भारतीय सीमा पर जुटी भीड़ में कथित तौर पर ज्यादातर बांग्लादेशी हिंदू शामिल थे, जब वे बांग्लादेश के लालमोनीहट जिले के डेंगुगुड़ी और फिर दोईखा गांव के एक तालाब के किनारे बाढ़ से लगभग 400 मीटर की दूरी पर एकत्रित हुए थे और ये सभी भारत में प्रवेश करने की अनुमति मांग रहे थे। साथ ही साथ जय श्री राम का नारा भी लगा रहे थे। जहाँ कहा जाता है कि इनमें ज्यादातर लगभग हिंदू थे, लेकिन फिर भी उन लोगों को भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं दी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि मोदी गवर्नमेंट की तरफ से जो सीए बिल लाया है, सीए कानून लाया है, उसके तहत भारत में इन लोगों को प्रवेश कर देना चाहिए और यहाँ की नागरिकता देनी चाहिए, क्योंकि बिल में सीए कानून में कहा गया है कि जो भी बांग्लादेश या फिर पड़ोसी मुल्क में धार्मिक नाम को लेकर के तो उन्हें भारत में प्रवेश करने दिया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ की नागरिकता दी जाएगी सीए कानून के तहत। लेकिन इन लोगों को भारत में प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है, जबकि ये सभी हिंदू हैं और ये लोग धार्मिक वजह से बांग्लादेश में प्रताड़ित हो रहे थे, जिसको लेकर के ये सभी इंडिया आने की चाह में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर घंटों पानी में खड़े रहे, लेकिन इन लोगों को अनुमति नहीं दी गई। अब सवाल ये भी है कि मोदी गवर्नमेंट जो सीए कानून लाया है वो सिर्फ दिखावे के लिए लाया है, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा जरूरत बांग्लादेशी हिंदुओं की है इस सीए कानून की, लेकिन उन बांग्लादेशी हिंदुओं को भारत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। तो इससे ये कहा जाता है कि जो सीए बिल लाया है ये सिर्फ एक दिखावटी है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाने से पहले आपके लिए खुशखबरी है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। किशनगंज, रड़िया, पूर्णिया, कटिहार और बिहार की किसी भी खबर को केडीबी लाइव ऐप में 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।